अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहबाज अली। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इम्पैक्ट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर टू ऑन द सोसाइटीज ऑफ वेस्टर्न यूरोप। इससे पहले हमने रीजन्स के बारे में बात की थी, तो अभी हम देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद वेस्टर्न यूरोप पे क्या इम्पैक्ट पड़े। हमने ईस्टर्न को यूरोप को बहुत ज़्यादा डिस्कस किया है, अभी हम वेस्टर्न यूरोप को डिस्कस कर रहे हैं। तो वर्ल्ड वॉर टू के बाद दो सुपर पावर का इमर्ज होता है, राइज होता है सोवियत यूनियन का और यूनाइटेड स्टेट्स का, और उसके बाद न्यूक्लियर वारफेयर भी शुरू हो जाती है वर्ल्ड वॉर टू के बाद। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस और इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाती है, उनकी क्रिएशन होना शुरू हो जाती है। और यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जापान जैसे कि उस वक्त कॉलोनी बनाया करती थी, उनकी मल्टीपल कॉलोनीज हुआ करती थी मेडिटेरियन सी में और एशिया में, अफ्रीका में। तो फिर वर्ल्ड वॉर टू के बाद डीकोलोनाइजेशन शुरू हुई। ठीक है, एशिया की, अफ्रीका की बाय द यूरोपियंस और ईस्ट एशियंस। अच्छा, वर्ल्ड वॉर टू में जो कंट्रीज आपस में अलायंस हुआ करती थी, वर्ल्ड वॉर टू के बाद वही कंट्रीज कॉम्पिटिटर बन जाती हैं, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन, और ये वर्ल्ड वॉर कोल्ड वार में एंगेज हो जाती है। कोल्ड वार हम इसको क्यों कहते हैं, हम डिस्कस करते हैं। क्योंकि सबसे पहले वर्ल्ड वॉर टू के बाद जब न्यूक्लियर की जो है वो पावर राइज हुआ, तो न्यूक्लियर की वजह से ये दोनों कंट्रीज कभी आपस में डायरेक्ट जो है वार की तरफ नहीं आई, क्योंकि दोनों कंट्रीज पावरफुल थी, दोनों कंट्रीज न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज रखती थी। ठीक है, अभी भी रखती हैं। तो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी होने की वजह से इन दोनों कंट्रीज ने आपस में डायरेक्ट वार नहीं की। ठीक है, इट वॉज इंस्टीट कैरेक्टराइज बाय एसोफेनिश, पॉलिटिकल सबवर्जन और प्रॉक्सी वार। तो ये प्रॉक्सी वार थी, पॉलिटिकल सबवर्जन था, और एसोफेनिश भी इसको हम कहा जाते हैं, जिसको हम इनडायरेक्ट वार कहते हैं। ठीक है, वेस्टर्न यूरोप और एशिया को दोबारा रीबिल्ड किया गया थ्रू अमेरिकन मार्शल प्लान के जरिए। ठीक है, एक मार्शल प्लान था, उसके जरिए वेस्टर्न यूरोप और एशिया को रीबिल्ड किया जाता है। जबकि सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप सोवियत यूनियन के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, जिसको हम इवेंचुअली बिहाइंड एन आयरन कर्टन भी इसको नाम देते हैं। ठीक है, अब सोवियत यूनियन उस वक्त पावर में था, यूनाइटेड स्टेट्स उस वक्त पावर में था, तो ये मेजर कंट्रीज का आपस में कुछ ना कुछ जो है ना चलता रहता था कोल्ड वार के दौरान, और इसके बाद जो है क्या क्या इम्पैक्ट्स पड़े उनके। तो उस वक्त यूरोप डिवाइड किया जाता है, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, वेस्टर्न ब्लॉक में और ईस्टर्न ब्लॉक में। वेस्टर्न ब्लॉक को यूएसएसआर कर रहा था लीड, और वेस्टर्न ब्लॉक को यूएसएसआर, सॉरी, वेस्टर्न ब्लॉक को यूएसए और ईस्टर्न ब्लॉक को यूएसएसआर लीड कर रहा था। ठीक है, internationally allied with two blocks gradually shifted with some nations trying to stay out of the cold war through non-allied movement। अब कुछ ऐसी स्टेट्स थी जिन्होंने इन दोनों ब्लॉक को ज्वाइन नहीं किया। ठीक है, और उन्होंने अपनी एक जो है ना ऑर्गेनाइजेशन बना दी नाम के नाम से, नॉन अलाइंड मूवमेंट के नाम से। और इसके न्यूक्लियर आर्म रेस भी था इन दोनों सुपर पावर्स के दरमियान, इसीलिए ये रीजन था कि ये कोल्ड वार कभी भी हॉट वार नहीं हुई। ठीक है, सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स न्यूक्लियर डिटरेंट्स थे अगेंस्ट ईच अदर, लीडिंग टू म्यूचुअल एशर्ड डिस्ट्रक्शन स्टैंड ऑफ। उसके बाद जो कंसिक्वेंसेस हुए वार के, अलाइज क्रिएटेड द यूनाइटेड नेशन, और इन अलाइज ने यूनाइटेड नेशन बनाया, एक ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल कोऑपरेशन और डिप्लोमेसी की, जैसे कि इससे पहले लीग ऑफ नेशन भी हुआ करती थी। ठीक है, तो लीग ऑफ नेशन की तरह इन्होंने दूसरी ऑर्गेनाइजेशन बनाई यूनाइटेड नेशन के नाम से, और यूनाइटेड नेशन के जो मेंबर्स थे इन्होंने वार ऑफ एग्रेशन पे एग्री किया, और उन्होंने मना किया कि हम मतलब जो है ना अवॉइड करेंगे थर्ड वर्ल्ड वार होने से। द डिवास्टेटेड ग्रेट पावर्स ऑफ वेस्टर्न यूरोप फॉर्म द यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी। अब जो वेस्टर्न यूरोप थी, यूरोपियंस थे, इन्होंने यूरोपियन कोल और स्टील कम्युनिटी बनाई। बाद में जो है ना इवॉल्व इनटू यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बन जाती है, और अभी ये यूरोपियन यूनियन के नाम से मौजूद है। तो ये जो एफर्ट था, ये जो कोशिशें थी, एक इससे क्या हुआ कि वार जो है वो रुक गई, और जर्मनी और फ्रांस के दरमियान जो 100 ईयर्स वार चल रही थी वो भी वार रुक गई, और इन वार को पीस में कन्वर्ट किया गया। उन कोऑपरेशन हुआ इनके दरमियान, इन दोनों कंट्रीज के दरमियान इकोनॉमिक कोऑपरेशन और इंटीग्रेशन, और कॉमन मार्केट फॉर इम्पोर्टेड नेचुरल रिसोर्सेज के लिए। ठीक है, तो ये दोनों कंट्रीज जो कि 100 ईयर्स से आपस में वार करती आ रही थी, और इनके दरमियान वार खत्म हो गई। इसके बाद एंड ऑफ द वार ओपनड बाय द डीकोलोनाइजेशन। ठीक है, जैसे ही वार एंड होती है तो डीकोलोनाइजेशन शुरू हो जाती है ग्रेट पावर्स की। ठीक है, जैसे कि हमने बात की, यूनाइटेड किंगडम की भी डीकोलोनाइजेशन शुरू हो जाती है, और डीकोलोनाइजेशन से इंडिया और पाकिस्तान आज़ाद होते हैं, अलग होते हैं। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम से इंडोनेशिया, नीदरलैंड से आज़ाद होता है,
फिलीपींस यूएस से आज़ाद होता है, और कुछ नंबर ऑफ अरब नेशंस थी जो कि स्पेसिफिक मैंडेट्स के जरिए अलग होती हैं। लीग ऑफ नेशन का मैंडेट्स था, और उन मैंडेट्स के जरिए ये जितनी भी सब साहारान अफ्रीकन कंट्रीज थी और अरब कंट्रीज थी, उन्होंने आज़ादी हासिल की वर्ल्ड वार टू के बाद। ठीक है, और वर्ल्ड वार टू के बाद कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस का राइज होता है ईस्ट एशिया में, जैसे कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एज द चाइनीज कम्युनिस्ट, और पार्टी इमर्ज विक्टोरियस फ्रॉम चाइनीज सिविल वार। जो चाइनीज सिविल वार जब होती है 1949 में, उसके बाद पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, इनका जो है ना वो राइज होता है। इसके बाद हम देखेंगे इमीडिएट इफेक्ट्स ऑफ वर्ल्ड वार टू। ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग होने वाली है, इमीडिएट इफेक्ट्स ऑफ वर्ल्ड वार टू पढ़ेंगे, उसके बाद हम यूनाइटेड किंगडम को डिस्कस करेंगे, फिर हम सोवियत यूनियन को डिस्कस करेंगे। इस तरह से और भी मल्टीपल कंट्रीज हैं जिसके बारे में हम बात करते जाएंगे इस एक ही टॉपिक में, इफेक्ट्स ऑफ वर्ल्ड वार टू और आफ्टर मैथ ऑफ वर्ल्ड वार टू।